डिस्क्लेमर: इस वीडियो की सारी सामग्री सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के लिए है। ये किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है। वीडियो में इस्तेमाल किया गया इमेज, कैरेक्टर और स्टोरी उनके असली मालिक की संपत्ति है। हम हिंदी अनुवाद में आपको पेश कर रहे हैं। हम किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको किसी भी कंटेंट में आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम उसे तुरंत हटाने या सुधारने के लिए तैयार हैं। शादी की रकम। मीरू, जो एक घमंडी लड़की थी, हद ज्यादा आत्मविश्वासी थी। उसने जब करण को खुद से इस लहजे में बात करते देखा तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वह कुछ कहती। करण ने कहा, यह कोई छोटा मामला नहीं है जिसे लोग जानते न हो। शायद तुम्हारे पापा भी इस बारे में जानते होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से काला भालू कबीला इन लोगों को जिंदा ले जाकर अपने पिता को जरूर सौंप दोगी, मगर बाद में शिकारी कबीले तुम्हारे कबीले पर जोर डालेगा इन्हें छुड़वाने के लिए। और जहां तक मैं जानता हूं, लीडर अभिराज इन लोगों को रिहा कर देते, जिसके बाद ये फिर से लोगों को मारकर उन्हें बेचना शुरू कर देते। इसीलिए इनको मारना ही सबसे अच्छा चुनाव है। मीरू ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। सामने वाला लड़का 100% सही कह रहा था। उसके पापा बड़े कबीलों से पंगा लेने से काफ़ी दूर रहते थे। अंधेरे में बेशक काफ़ी चाले चलते हो, लेकिन खुलेआम वह कभी आवाज़ नहीं उठाते थे। वह डरपोक नहीं थे, बस अपने कबीले के और ताकतवर होने का इंतजार कर रहे थे। मीरू और उसके दोनों श्रेष्ठ करण की बात से सहमत नजर आने लगे। पहले वाले श्रेष्ठ ने कहा, हमने इस तरह से सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने पहले ही सारा गणित बैठा लिया, और हमारी मदद करने के लिए भी तुम्हारा धन्यवाद। हाँ लड़के, तुमने सच में कमाल कर दिया। मैंने इस स्तर का इतना ताकतवर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। दूसरे श्रेष्ठ ने भी मुस्कराते हुए कहा। लेकिन करण ने उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने बस मीरू के साथ अच्छे रिश्तों के कारण इतना सब कहा, वरना वह उससे भी ज़्यादा बात नहीं करता। वह चलकर सुनंदा के पास आया, फिर सख्ती से बोला, अब तुम्हारा हो गया हो तो चले। तुम्हें अपने पिता से मिलने का मन नहीं है? मेरे पापा कहाँ है? सुनंदा ने थोड़ा डरते हुए पूछा। इसे पर करण ने कहा, भाग दो में, और अगर अब तुम चुपचाप नहीं चल रही हो तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। करण अब इस लड़की से तंग आ गया था। इसकी वजह से वह इस जगह पर अटका हुआ है। उसे अपने जरूरी काम करने हैं, जैसे अमृत धारा को ढूंढना, प्राचीन बिजली चिल कबीले के सालिवा को ढूंढकर उससे करिश्मा के बारे में पता करना। सुनंदा पहले तो करण से काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन अब तक उसे इतना समझ आ गया था, सामने वाला लड़का तब तक बेरहम नहीं होता जब तक उसके दुश्मन उसके सामने नहीं आते। और वो तो उसकी दुश्मन थी नहीं, यानी वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी वह अब भी करने से बेहद डर रही थी। इस वजह से उसने कहा, मैं चलूंगी, लेकिन राजवीर के साथ। तुम मुझे बांटते हो, प्यार से बात नहीं करते। मुझे तुम पसंद नहीं हो और तुम बुरे भी हो। बुरा तेरा सिर। करण बार बार यह शब्द सुन के चिढ़ गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर राजवीर की तरफ ठंडी निगाहों से देखने लगा। राजवीर जानता था करण उससे क्या चाहता है। उसने कहा, मैं चल रहा हूँ साथ में, बस एक बार सरपंच से थोड़ी और बात कर लूँ। फिर मुझे भी भाग दो में ही जाना है, मेरा भी एक जरूरी काम है उस जगह पर। करण इसके लिए मान गया। सुबह हो चुकी थी। वह सब चलते चलते ही उस नए शहर में दाखिल हो गए। उस जगह पहले से काफ़ी सारे लोग उनके आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उन सबको देखा, अब उन्हें घेर कर खड़े हो गए। राजवीर ने सरपंच को सारी बातें बताई, जिसे सुन वह और बाकी सब दंग रह गए। उन्हें शिकारी कबीले पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जानते थे उनका गुस्सा आग भी नहीं जला सकता। शिकारी कबीले को क्या खाक नुकसान पहुंचाए माँ, एक दिन जरूर कोई इस शिकारी कबीले को जड़ से खत्म कर देगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पूरा सुंदर वन जंगल उनकी बर्बादी देखने के लिए तत्पर है। सरपंच में दांत पीसते हुए कहा। फिर खुद को शांत करके उन्होंने राजवीर से कहा, क्या तुम अब उस जगह जा रहे हो? लेकिन शर्त जानते हो ना? इतनी रकम है तुम्हारे पास, उससे 2 गुना है, आप बेफिक्र रहिए। राजवीर ने मुस्कराते हुए कहा। अच्छा। सरपंच ने सिर हिलाया, और फिर तभी उन्हें कुछ याद आया और बोले, अगर तुम भाग दो में जा ही रहे हो, फिर एक बार नए दल की खबर भी लेते आना। नया दल। राजवीर और बाकी सब चौंक गए।
सरपंच ने कहा, कुछ देर पहले ही मुझे खबर मिली है, उस जगह पर कोई नया दल खड़ा हो रहा है जो हर किसी को अपने दल में शामिल होने का ऑफर दे रहा है। नया दल है, इस वजह से शायद हम भी उस दल के साथ जुड़ जाए। कम से कम फिर हमें शिकारी कबीले की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राजवीर शोक में था, तभी मीरू ने कहा, शिकारी कबीले से चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आप जानते हैं ना शिकारी कबीला कितना ताकतवर है। क्या एक नया दल इतना ज़्यादा ताकतवर है जो शिकारी कबीले को हरा दे? मीरू को शक था, हालांकि ये दल भाग 2 में बन रहा था। बात साफ थी, वह दल सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या सच में वह दल शिकारी कबीले जितना ताकतवर होगा? यह मानना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस जगह सारा खेल बस बैंकिंग पर आके रुक जाता था। सरपंच ने सिर हिलाते हुए कहा, आपका शक करना जाहिर सी बात है, मगर एक और खबर मिली है, सुना है कल उस दल पर हमला हुआ। हमला करने वाला सुपारी क्लब बड़ा लड़का था, उसके साथ कुछ और भी लोग थे, मगर अब उनका कोई अता पता नहीं है। मेरे हिसाब से वह इतने ज़्यादा जख्मी हुए हैं जिस वजह से अंडरग्राउंड हो गए हैं, या फिर उन सबको मार दिया गया। सबसे अजीब बात, अब तक शिकारी कबीले ने उस दल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अगर यह सब है, फिर शिकारी कबीले का एक बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया है। मैं एक बार उस जगह जरूर जाऊंगा और कोशिश करूंगा उस दल से जुड़ने की, बस उनकी कोई खास डिमांड ना हो, राजवीर ने कहा। सरपंच ने सिर हिलाया। कुछ और बातें करने के बाद आखिर में वह सब भाग 2 के लिए निकल गए। जाते जाते राजवीर में काफ़ी सारी रकम सरपंच को दी ताकि वह आगे का काम अच्छे से जारी रख सके। पर तभी मीरू ने पीछे से आवाज़ दी, सुनो और खड़ूस लड़के। करण ने उसे मुड़कर देखा। मीरू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम थोड़ी जालिम जरूर हो, लेकिन इतने भी नहीं जितना तुम दिखाने की कोशिश करते हो। करण ने उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना जारी रखा। मीरू फिर दोबारा से चिढ़ गई। ये लड़का जवाब न देकर साबित किया करना चाहता है, क्या वह उसके साथ बात करने लायक नहीं है? पहले कले श्रेष्ठ ने कहा, किसी किसी का बर्ताव ऐसा ही होता है। याद है जब लवलीकरण हमारे कबीले में आया था, वो भी बिल्कुल इसी तरह बर्ताव करता था। बेशक करण इसकी तरह बर्ताव करता था, लेकिन उसके होठों पर हमेशा हल्की प्यारी सी मुस्कान रहती थी, जो इस लड़के के चेहरे पर जन्मों से नहीं आई होगी। मीरू ने मुंह बनाकर कहा। दूसरी तरफ करण और बाकी सब भाग 2 के लिए जा रहे थे। बीच बीच में उन्हें कुछ बीस्ट मिल जाते, लेकिन वह उनका सामना बड़ी आसानी से कर लेते। तभी मीरू ने राजवीर से पूछा, तुम्हें उस जगह कौन सा काम है? राजवीर ने एक नज़र सुनंदा को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, उस जगह मेरी प्रेमिका रहती है। वो और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उसका परिवार काफ़ी अमीर और ताकतवर है, बस इस वजह से हमारी शादी हो नहीं पा रही है। लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों दिक्कत की बात नहीं है? सुनंदा ने पूछा। इस पर राजवीर ने कहा, उस परिवार के लीडर ने मुझे शर्त दी थी, अगर मैंने 2 साल में 1000 करोड़ चमकीले पत्थर जमा कर लिए, वह मुझे अपनी बेटी से शादी करने देंगे। अब बस मैं उस जगह जाकर रकम दिखाऊंगा और शादी कर लूँगा। शादी के बाद के लिए अच्छा घर भी होना चाहिए ना, इसीलिए पर भी बना रहा हूँ, चोरी के पैसों से। सुनंदा बोली, फिर सिर हिलाने लगी, ये तो गलत है, चोरी करना गंदी बात होती है। पापा कहते हैं, चोरी करने वालों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। राजवीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर खुजलाते हुए कहा, चोरी करना गंदी बात है, सही कहा, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 1000 चमकीले पत्थर में 2 साल में भला कैसे कमा सकता था? सामर्थ हॉल में भी जाकर मुकाबले करता, तब भी इतनी रकम जमा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये तो नहीं तुम चोरी जैसा गलत काम करो। राजवीर इस बात से मुकर नहीं सकता था। फिर भी उसने एक बात कही, मैंने आज तक किसी मासूम को नहीं लूटा, मैंने उन्हें ही लूटा है जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को ठगते हैं। मेरा निशाना सिर्फ वही लोग होते हैं। राजवीर बिल्कुल सही कह रहा था, उसने आज तक सिर्फ उन्हीं को लूटा था जो वाकई में बुरे लोग थे। उनके घर से माल साफ करते हुए उसके मन में ज़रा भी गिल्ट नहीं आता था। मगर तभी करण ने उसे बिना देखे कहा, तुम्हारे गांव से जो पैसा चोरी हुआ है, वो शिकारी कबीले के लोगों का काम नहीं था। राजवीर जी मी से बात कर रहा था, अचानक से करण की बात सुन के सकते में आ गया, ये काम उनका नहीं था। फिर यह काम किसका होगा? और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? करण चुप रहा, उसे जितना कहना था कह दिया।
बाकी वह खुद आगे इस मुद्दे को देखे। उन दोनों की बात सुन सुनंदा बोली, यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? मुझे भी शादी देखनी है। अरे बाबा, सीधा जाते शादी थोड़ी न होगी। हाँ, शायद वह लोग मंगनी कर दे। मंगनी, ये क्या होती है? सुनंदा कुछ समय पहले ही तो होश में आई थी। उसे शादी के बारे में मालूम था, लेकिन शादी में होने वाले रीति रिवाज से वह अवगत नहीं थी। राजवीर बोला, मंगनी ने लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इस तरह से दोनों शादी का पहला कदम रख देते हैं। ऐसा कहते ही राजवीर ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे, मैं तो कोई अच्छी सी रिंग लेकर ही नहीं आया। अपनी होने वाली बीवी को क्या पहनाऊंगा? इस पर सुनंदा ने अपनी उंगली में से गुलाबी नग से जड़ी हुई अंगूठी देते हुए कहा, ये पहना देना। राजवीर भाव विभोर हो गया। सुनंदा सच में दिल से काफी अच्छी थी। बच्चा दिमाग जरूर था, मगर दिल सोने का। राजवीर ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है। गुलाबी नग बहुत महंगे आते हैं। यह अंगूठी लगभग 20 करोड़ चमकीले पत्थरों की होगी। मैं इसे नहीं ले सकता, ये सच में बहुत कीमती है। अरे रख लो, मेरा पापा ने कहा था वह मेरे जन्मदिन पर मुझे और भी गहने देंगे। मैं तो राजकुमारी हूं ना, मेरे पास आ जाएंगे और। लेकिन तुम चोर हो, इतनी महंगी अंगूठी कैसे चुराओगे? है, राजवीर को पता नहीं क्यों, पर इस बार सुनंदा की बातें तंज लग रही थी, मानो वह उसका मजाक बना रही हो। राजवीर ने हार मानकर अंगूठी को ले लिया, फिर हल्के से मुस्करा कर बोला, शुक्रिया। फिर करण से बोला, दुखी भाई, तुम्हें किस जगह जावा है भाग दो में? करण गांव, करण ने जवाब दिया। राजवीर इस पर बोला, करण गांव, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरे साथ मेरी प्रेमिका के घर चलोगे? करण गांव के नज़दीक ही है, बस 3 घंटे का सफ़र है। और करण गांव से पहले ही आता है, मेरे साथ कोई नहीं आया है। तुम मेरे बड़े भाई बनकर चली, और मैं तुम्हारी बहन बनकर चलती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। सुनंदा ने चहकते हुए कहा। जो सुन करण चलते चलते अपना माथा पीट लिया। किस मनहूस घड़ी में मैंने इसकी मदद करने का सोचा था। करण परेशान हो ही रहा था, तभी पिस्टल बिस्ट ने भी एंट्री मारते हुए कहा, और मैं तुम सबका बाप बनकर चलता हूँ, और तुम्हारा दोस्त यह मुर्गा तुम्हारी माँ। हाँ, ये तो और भी अच्छा है। छोटा और प्यारा परिवार। सुनंदा में ताली बजाए, और राजवीर लगभग गिरते गिरते बचा। नया सामान अंदर, पुराना सामान बाहर। पिस्टल बिस्ट की अजीबो गरीब बातें सुन के सुनंदा को हंसी आ रही थी, और राजवीर के सिर में दर्द हो रहा था। अब उसे समझ आ रहा था, शुरू शुरू में इन दोनों के मुंह क्यों बंद किए गए थे। ये फालतू बातें जो इतनी करते हैं। बहरहाल, इसी तरफ से कुछ मस्ती करते हुए वह सब आगे बढ़े जा रहे थे। करण ने राजवीर के साथ जाने के लिए हामी नहीं भरी थी, मगर मन भी नहीं किया था, क्योंकि वह उसके रास्ते में ही पड़ रहा था। इस वजह से करण कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बाद वह सब भाग 2 के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। उस जगह एक बूढ़ा सा व्यक्ति लोगों से एंट्री फीस ले रहा था। करण उस आदमी को देख खुद से बोला, यह अब तक इसी जगह पर काम कर रहा है। इसका स्तर भी बड़ा नहीं, महाबली था, और अब भी महाबली है। करण उस बूढ़े से पहले भी मिल चुका था। पिछली बार इस बूढ़े ने करण को जाल में फंसाकर मारने की कोशिश की थी, मगर तब करण के गुरुदेव उस जगह आ गए थे, वरना उस दिन या तो करण रहता वरना ये बूढ़ा आदमी। जल्दी ही करण और उसके साथियों का नंबर भी आ गया। करण ने देखा, जिस कुर्सी पर वह आदमी बैठा है, उसके बगल में एक टेबल है, जिस पर ठंडा जूस रखा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। ओ, पैसा निकालो अंदर जाने का। जूस पर गंदी नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले से मेरा दिमाग खराब है, फटाक से निकलो यहाँ से, आदमी ने कहा। इस पर राजवीर ने मुस्कराते हुए कहा, भानु कुमार जी, आप अब कुछ ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। खैर, यह मेरी और मेरे दोस्तों की एंट्री फीस। भानु कुमार ने हाथ बढ़ाकर पैसे लिए, फिर सिर हिलाते हुए बोला, तुम थोड़े समझदार लगते हो, अब जला अगले के आने दो। जी, राजवीर ने कहा। तभी करण भी बिना किसी भाव के साथ कहा, अलविदा। और ऐसा कह ये लोग उस जगह से दूसरे भाग में दाखिल हो गए। लेकिन करण का अलविदा सुन भानु कुसार को बड़ा अजीब लगा। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, अलविदा तो ऐसे कहकर गया समझो मैं मरने वाला हूँ। भानु कुमार ने मुंह बनाया, फिर टेबल पर रखे जूस के ग्लास को उठाकर बोला, हमारी जगह सबसे अजीब है, रात को ठंड लगती है, दिन में भयानक गर्मी, ऐसे में बस ये सुरंगी रस से बने जूस का ही सहारा है। भानु कुमार ने एक पुट में पूरा जूस का ग्लास घटक लिया।
फिर एक आह भरकर बोला, अब हुई थकान गायब और दिमाग शांत। ऐसा कहते कहते उसे बड़ा अजीब सा लगा। एकदम से उसके पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ, जो बढ़ते बढ़ते उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। ये मुझे किस तरह का द द दर्द हो रहा है? भानुकुमार बोलते बोलते जमीन पर गिर पड़ा। आसपास तैनात सैनिकों ने जब जगह देखा, वह हड़बड़ाकर उसके पास आए। आपको किया हुआ, आप ठीक तो है? एक सैनिक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। ये किया हुआ, सबकी आंखें फटकर बाहर आ गई। उनका भानुकुमार मारा गया था, लेकिन इसकी वजह से कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ करण के सामने एक बीस्ट बगी थी, जिससे राजवीर भावताप कर रहा था। 200 चमकीले पत्थर, लूट मचा रखी है। 50 चमकीले पत्थर की कीमत पर तुम 200 ले रहे हो, राजवीर ने कहा। इस पर बगी का मालिक बोला, तुम नंद परिवार में जाना चाहते हो? उस जगह जाने के लिए सफ़ेद भेड़िया कबीला को कीमत चुकानी पड़ती है। बचता क्या है हमारे पास? ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए 180 चमकीले पत्थर कर देता हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। राजवीर को ये पसंद नहीं था, लेकिन उसने इस बार ज़्यादा बात नहीं की और सबके साथ उस बगी पर सवार हो गया। जल्दी ही बगी नंद परिवार के लिए निकल पड़ी। अरण शांति से बैठा हुआ था, अब तक के उसकी आत्मा भी खत्म हो गई होगी। करण ने मन में सोचा, असल में उसने जूस में अपने पास पड़े जहरीले बर्फ के टुकड़े डाले चिया है। जहाँ भानुकुमार राजवीर से बातें कर रहा था, उसका एक पुराना दुश्मन भी उसने आज खत्म कर दिया। बहरहाल दोपहर हो चुकी थी। शाम के वक्त उनकी बगी एक जगह पर रुकी, जहाँ पर सफ़ेद भेड़िया कबीले के लोग रास्ता रोककर खड़े थे। बगी के मालिक ने उन्हें कुछ कीमत दी और आसानी से वह सब उस जगह से निकल गए। ऐसे ही चलते चलते रात के 8 बज गए। वह सब नंद परिवार के इलाके में दाखिल हो चुके थे। नंद परिवार जिस जगह रहता था, उसका नाम नंद शहर ही था। कहते थे, समय पहले इस जगह बस पहाड़ों का राज था, मगर नंद परिवार ने उन्हें काटकर इस जगह को रहने लायक बनाया, जिस वजह से उनकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इस शहर का नाम नंद शहर रख दिया गया। ये सब कहानी राजवीर ने सुनंदा को सुनाई, जो अपना प्यार सा सिर हिलाते हुए बोली, मतलब यह अच्छे लोग हैं, मुझे उनसे जल्दी मिलना है। राजवीर मुस्करा दिया। तभी बगी के मालिक ने एक जगह पर आके बगी रोक दी। इस जगह से नंद परिवार शुरू होता है। बाहरी बगियों को अंदर जाना मना है। इसी जगह से आपको पैदल जाना होगा। राजवीर इस बात को जानता था, इस वजह से वह सबको लेकर नीचे उतर गया। बगी मालिक को किराया दिया और सबके साथ नंद परिवार के अंदर जाने लगा। सामने एक आलीशान कोठी थी, जिसके गेट पर सुरक्षा सैनिक तैनात थे, जो किसी को भी अंदर जाने से रोकने के लिए तत्पर थे। और जब उन्होंने राजवीर और बाकियों को कोठी की तरफ आते देखा, सब के सब सतर्क मोड पर आ गए। पर जब राजवीर उनके करीब आया, तब जाकर बन नॉर्मल हुए, क्योंकि राजवीर को वो पहले से जानते थे। शाप के साथ ये लोग कौन है? एक सैनिक ने पूछा। इस पर राजवीर ने कहा, जूह मेरे बड़े भाई और यह मेरी बहन, बाकी ये दोनों बीस्ट मेरे भाव के पालतू बीस्ट है। अच्छा, ठीक है। फिर मुस्कराते हुए आगे बोला, शायद आज तुम शादी करके ही जाओगे, चलो मैं तुम्हें अपने साथ में चलता हूँ। राजवीर का चेहरा हल्का लाल हो गया, जिसे छिपाते हुए वह उसके साथ अंदर जाने लगा। जल्दी ही वह सब मेहमानों वाले हॉल में पहुंच गए। आप सब इंतज़ार कीजिए, मैं अभी मुखिया को लेकर आता हूँ, और किस कनक को भी, सैनिक ने कहा, और उस जगह से चला गया। सुनंदा ने कहा, भाभी का नाम कनक है, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। अब तो तुम्हें मुझे खास पार्टी देनी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बहन बनने का नाटक जो कर रही हूँ। ले लेना बाबा, एक बार मंगनी तो होने दो, फिर मैं तुम्हें जो बोलगी वो दिला दूंगा, लेकिन मुझे मेहनत के पैसों का चाहिए, चोरी। सुनंदा आगे कुछ कहती, राजवीर ने उसे चुप कराते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, गधा मजदूरी करके दिला दूंगा। अब खुश, अब आगे कुछ मत कहना, बहुत मेहरबानी होगी। राजवीर ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए। सुनंदा शांत हो गई, मगर पिस्टल बिस्ट ने कहा, और महारे की चोरी का माल भी चलेगा, वो जो ढाबे पर शार्क खाई थी। 100 दर्जन चाहिए, देगा न लाला? दुखी भाई, इसका मुंह बंद कर दो, जिस तरह की इसके डिमांड है। मुझे अपनी चड्डी बेचनी पड़ेगी इसके छुटकू से पेट की आग बुझाने के लिए, राजवीर ने कहा। जिसे सुन सुनंदा को तेजी से हंसी आ गई। कुछ देर बाद हॉल में कुछ लोग दाखिल होते हुए नजर आए, जिन्हें देख राजवीर सम्मान के लिए खड़ा हो गया। सुनंदा ने जब ये देखा तो खुद भी खड़ी हो गई।
बस करण अपनी जगह बैठा रहा, मानो उसे कोई फर्क न पड़ता हो। हॉल में जो दाखिल हुए थे वह 4 लोग थे। एक तो सैनिक ही था, जिसका मिजाज पहले से थोड़ा अजीब था। साथ में उसके एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का जादमी था। उसके बगल में एक और आदमी था, जिसकी शक्ल उस आदमी से काफ़ी मिलती जुलती थी। शायद वह दोनों भाई थे। उनके साथ एक लंबे कद की लड़की भी थी, जो काफ़ी सुंदर थे। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, जिस पर सुनहरी धारियां थी। राजवीर का उसको देखकर दिल तेजी से चढ़क उठा, क्योंकि यही वो लड़की था जिससे वह प्यार करता था। बहुत समय बाद मिलना हुआ तुमसे राजवीर, बूढ़े आदमी ने खांसते हुए कहा, और खुद एक सोफे पर जाकर बैठ गया। राजवीर ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया को मेरा नमस्कार, आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। अरे बैठो, मैं ठीक हूँ, मुखिया ने मुस्कराते हुए कहा। राजवीर भी विनम्रता से बैठ गया। इस दौरान मुखिया ने ध्यान दिया कि उसके साथ कुछ नए चेहरे भी हैं, जिनमें से एक बड़ा ही घमंडी सा है, जो उसके आने पर खड़ा तक नहीं हुआ। तुम्हारे साथ ये लोग कौन है? मुखिया ने पूछा। जवाब में राजवीर ने कहा, यह मेरा भाई है गुरु, यह मेरी बहन सुनंदा। बाकी ये दोनों मेरे भाई के बीस्ट है। मुखिया ने सिर हिलाया, फिर मुद्दे की बात पर आके बोला, पर तुम जगह करने क्या आए हो? कोई जरूरी काम था या बस ऐसे ही घूमने चले आए? राजगीर ने मुस्कराते हुए कहा, मैं इस जगह आपकी शर्त के मुताबिक रकम देने आया हूँ और आपकी कनक को अपनी कनक बनाने आया हूँ। क्या? मुखिया का भाई नाराज लगने लगा, जो राजवीर को काफी अजीब लगा। आपने इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दी? मैंने किया क्या? ये छोड़ लड़के, पहले तू ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? तू मेरी बेटी का हाथ मांगने आया है? तेरे दिमाग में कीड़े पड़े हैं क्या? शांत हो जाओ, मुखिया ने अपने भाई को चुप करवाया। लेकिन अब तक राजवीर को कुछ तो गड़बड़ होने का एहसास हो चुका था। उसने कनक की आंखों में देखा, जो उससे नजरें चुरा रही थी। आखिर यह सब हो क्या रहा है? आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मुखिया ने जैसा कहा था, मैंने इतनी रकम जमा कर तो ली, राजवीर ने कंफ्यूज होकर कहा। मुखिया बोला, ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, और उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो है ही उग्रा। फिर हल्की मुस्कान के साथ आगे बोला, एक बात बताओ, जो पैसा तुमने जमा किया, मुझे याद है मैंने कहा था कुछ रकम जमा करो और मैं तुम्हें अपनी भतीजी से शादी करने दूंगा। लेकिन बेटा है, वो किस रास्ते से किया है? राजवीर ने चुप्पी साध ली। उसे एक ही बात का डर था, जो शायद अब सच होने वाला था। मुखिया ने कहा, तुमने चोरी की, डकैती की, चोर चैरी बन गए। अब तुम खुद सोचो, क्या नंद परिवार अपनी सबसे प्यारी बेटी की शादी एक चोर से करवाएगा? तुम्हारी और हमारी औकात का जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो किसी भी कीमत पर अपनी भतीजी की शादी एक अनाथ चोर से करवाऊंगा। मुखिया की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा शांत थी, मगर वह बुरी तरह से राजवीर को जलील कर रहा था। राजवीर ने कहा, ये सब अपने शर्त रखते समय क्यों नहीं कहा? उस समय हमें मालूम नहीं था तुम अनाथ के साथ एक चोर भी हो। ऊपर से तुम छोटी जाति के हो, हम ये सब नहीं मानते। पर एक चोर को अपना दामाद बना ले, इतना बड़ा दिल हमारे पास नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, तुमने अब तक जितनी भी मेहनत की कनक को पाने के लिए, उसके बदले में तुम्हें 1000 चमकीले पत्थर देता हूँ। भिखारी नहीं हूँ मैं। राजवीर खड़ा हो गया, अब उसे भी गुस्सा आने लगा था। ये बोला, आप यह शादी तोड़ रहे हैं, कनक को मुझसे दूर करना चाहते हो आप लोग। जानते भी हो हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मेरा छोड़ो, आपकी बेटी पर क्या गुजरेगी इसका एहसास भी है आपको? सुनंदा और कोलो बीस्ट बदलते माहौल को देख काफी ज्यादा हैरान थे, बस करण के, जो बैठकर बस मुखिया की बातों पर ध्यान दे रहा था। मुखिया ने मुस्कराते हुए कहा, कनक, जस्ट तुम बताओगी तुम इस फैसले के कितने साथ हो? जी बड़े पापा। कनक अपनी जगह पर खड़ी हुई, फिर राजवीर की आंखों में आंखें डालकर बोली, राजवीर, भूल जाओ मुझे और हमारे रिश्ते को। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, और यह मैं किसी के जोर देने पर नहीं बोल रही। ये हकीकत है, मैं नंद परिवार की कोर सदस्य हूँ। तुमसे शादी करना मुझे शोभा नहीं देता। राजवीर के ऊपर बिजली गिर पड़ी, उसे ऐसा लगा मानो उसके हाथ सब कुछ छीन लिया गया हो। एक पल में उसकी आंखें नम हो गई। तुम ये क्या बोल रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जीने मरने की कसम खाई थी हमने, हमारा प्यार कोई झूठ नहीं था। जरूर तुम घर जोर डाला जा रहा है, मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, राजवीर ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसके शरीर से जान सी जा चुकी थी।
कनक में उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी औकात क्या है जो मैं तुम्हारे लिए मरूं, एक 2 कौड़ी का चोर, एक अनाथ लड़का, गरीब फटीचर। मैंने जो तुम्हारे साथ समय बिताया वह सब बस मेरा बचपना या आकर्षण था। शादी और रिश्ते अपनी औकात वालों के साथ किए जाते हैं, तुम जैसे अनाथ के साथ नहीं। मालूम नहीं किसका खून तुम्हारी रगों में बह रहा है। कनक के हर शब्द राजवीर का दिल छल्ली कर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिससे वह इतना ज्यादा प्यार करता है वो उससे इस लहजे में बात करेगी। सुनंदा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर चुप करवा दिया। वह नहीं चाहता था उसकी वजह से सुनंदा की पहचान बाहर आए। कनक के पापा में सख्ती से कहा, अब इस जगह खड़े खड़े मुंह लिया तक रहे हो, अच्छा तो तुम 1000 चमकीले पत्थर लेकर ही जाओगे। ऐसा कह उसने अपनी कलाई घुमाई और 1000 चमकीले पत्थर बाहर फेंक दिए। बटोरो और निकलो इस जगह से। ये सुन के राजवीर का पूरा शरीर तिलमिला उठा। ये कितने अरमानों के साथ इस जगह आया था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। लेकिन तभी काफी दी से शाद बैठा क्रन अपनी जगह पर खड़ा हुआ। अपने कपड़े सही करके बोला, अब चले या और कुछ सुनना बाकी रह गया है। राजवीर ने करण को देखा, फिर कनक को। जो देख करण ने सिर हिलाया, फिर उसके पास जाके बोला, उसे तुम्हारे चोर होने से नहीं बल्कि एक अच्छा विकल्प मिलने से फर्क पड़ा है। जब घर में नया सामना आता है तब इंसान पुराने सामान को कचरे में फेंकना ही सही समझता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सुनकर राजवीर को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मुखिया और बाकी दोनों के हाव भाव बदल गए। खासकर मुखिया के। करण ने अपनी बात कह तो दी थी, और यह सब उसने बस हवा नहीं कहा था। उसके पास एक बहुत ताकतवर शक्ति थी, इंसानों को पहचानने की, बस वह शक्ति उसकी बहनों के खिलाफ काम न कर सकी। बहरहाल, मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शायद अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए। करण ने कहा, उसे जितना कहना था उतना कह चुका था। राजवीर को उसकी बात पल्ले नहीं पड़ी, इसमें उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन करण को इस तरह से उन्हें नज़रअंदाज करते देख, कामरा, जो कनक के पापा थे, उसने नाराज लगते हुए कहा, इस जगह तुम आए अपनी मर्जी से थे, जाओगे हमारी मर्जी से। मेरे भाई के सवाल का जवाब दो, वरना इस जगह से जा नहीं पाओगे। बहुत से सैनिक अचानक से हॉल में आ गए, जिन्होंने करण और बाकियों को घेर लिया। जब सब बुरे लोग हैं, तुम इनके लिए इतना सब क्यों कर रहे थे? सुनंदा ने परेशान होकर कहा। राजवीर को भी अब ये सब बहुत ज्यादा लग रहा था। उसकी इंसल्ट तक तो ठीक था, उसे धोखा दिया ये भी ठीक था, मगर अब उन लोगों पर दादागिरी कर रहे हैं ये लोग। राजवीर कुछ कहता इससे पहले ही करण ने गहरी आवाज में कहा, मुझे रोकने की तुम सबकी औकात नहीं है। केस्तु ने अपना पैर जमीन पर मारा। ताकतवर शक्ति की लहर उठी, जो जन सब सैनिकों को अपने साथ ले गई। इम्पैक्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि हॉल की दीवारों पर दरार आना शुरू हो गई। कामरा और मुखिया दोनों ये देख देमजूह गए, पर कामरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। नंद परिवार में आके नंद परिवार के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम सबका इस जगह खात्मा जरूरी है। कामरा से अपनी उलवार निकाली, पोजीशन बनाई, फट से करण के पास पहुंचकर उस पर तलवार से वार कर दिया। लेकिन करण के आगे वह इतना कमजोर था कि करण ने अपनी 2 उंगलियों से उसकी लो लेवल तलवार को पकड़ लिया। जब ऐसा हुआ, जमीन अंदर को धंसने लगी। कामरा की आंखें बाहर आ आए, और जब उसने करण को देखा तब उसका खून सूख गया। करण उसके आगे किसी कोई खूंखार बीस जैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ घुमाकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। कामरा गोल घूमते हुए हॉल की दीवार में जाके चिपक गया। जब बाहर निकला, उसके मुंह से खून निकल रहा था। 2 दांत टूटकर नीचे गिर पड़े। तेरी यह मजाल तू। कामरा आगे कुछ कहता, मुखिया ने उसे शांत करवाकर कहा, जब मैं इस जगह पर हूं फिर तुम क्यों बोल रहे हो? कामरा कुछ कहना चाहता था मगर शांत हो गया। मुखिया ने करण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, जो भी तुमने कहा वो सच है। हमारे लिए एक नया ऑफर आया है, सिंह परिवार के पहले श्रेष्ठ के बेटे का मेरी भतीजी के लिए। इसीलिए मैं इस लड़के से शादी नहीं करवा रहा, और न वो खुद करना चाहती है। पहले इस लड़के को ज्यादा दुख ने पहुंचे, इसीलिए मैंने वो सब कहा। मगर जब बात इतनी बढ़ गई है तो मुझे ये कहना पड़ रहा है। मुखिया ने राजवीर को देखा, सिंह परिवार भाग 3 में रहता है, हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा अमीर है। जिस लड़के की बात चल रही है वो एक खौफ महासम्राट है। इतना अच्छा रिश्ता मैं तुम जैसे एक चोर के लिए गंवा नहीं सकता।
और कुछ जानना है, जान सकते हो, और इस जगह से बिना कोई तमाशा किए जा सकते हो। लेकिन भाई हंसने, कामरा ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन मुखिया ने उसे आंखें दिखा दी। राजवीर इस नई खबर को सुन के पूरा मामला समझ गया। उसे चोर कहना या फिर अनाथ कहना बस एक बहाना था। यहाँ बात प्यार या शादी की थी ही नहीं, यहाँ बात चल रही थी ताकत की, ताकत को पाने के लिए रिश्ता जोड़ने की। और यह सच था, राजवीर के पास धन आ गया था, बेहद प्यार भी था, लेकिन ताकत, उद्यम में तय शून्य था। उसने कनक को देखते हुए पूछा, क्या तुम भी उस लड़के से प्यार करती हो? क्या ताकत के लिए तुम हमारे रिश्ते को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार हो? मैंने पहले ही कहा था, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, जो बेशों की तरह बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे हो। कनक ने अपना मुंह फेर लिया और आगे बोली, उनके पास अमीरी है, ताकत है, सैकड़ों सालों का इतिहास है। तुम्हारे पास क्या है? अपने माँ बाप का नाम तक नहीं जानते तुम, एक छोटे से गांव में रहने वाले से कनक नंद प्यार करेगी? कभी नहीं। अपने दोस्तों के साथ इस जगह से निकल जाओ। अगर शर्म बची है तो यहाँ प्यार की भीख नहीं मिलेगी। राजवीर बस कनक की पीठ देख पा रहा था, मगर उसके शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे थे। सुनंदा ने कहा, चलो, ये बुरे लोग हैं। मैं तुम्हारी शादी एक राजकुमारी से करवाऊंगी, पापा से कहकर, तब देखना इनका मुंह। सुनंदा उसे खींच कर ले जाने लगी, पर तभी राजवीर को करण की एक बात याद आई। आप लोगों ने ही चोरी करवाई थी न, ताकि मैं कभी इस जगह शादी की बात करने आ ही न सकूं। ये जब आ रहे थे तब करण ने उसको बताया था, चोरी करने वाले शिकारी कबीले के लोग नहीं हैं। शायद उसका इशारा नंद परिवार की तरफ ही था। शायद वह पहले से उनकी इस गंदी चाल को समझ चुका था। मुखिया ने कहा, सही कहा, मैंने ही चोरी करवाई थी। अब क्या कर लोगे तुम? जाओ और अपने नए शहर को पूरा करके किसी औकात वाली चोरनी से शादी करो, अपना घर बसाओ, दोबारा नंद परिवार के आसपास भी भटके, तब ये लड़का भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राजवीर का खून खौल उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, नंद परिवार को खुद पर इतना घमंड है, सिर्फ ताकत के लिए न। एक दिन नंद परिवार को मैं असली ताकत का मतलब बताऊंगा। आज तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में नंद परिवार के लिए दिन अच्छे नहीं होने वाले। जो बेइज्जती इस जगह मेरी हुई है, मेरे प्यार का मजाक बनाया गया, मेरे अनाथ होने का ताना मारा गया, भविष्य में नंद परिवार खुद को इसके लिए कोसेगा। राजवीर मौर्य का तुम सबसे वादा है। राजवीर ने एक नज़र सबको नफरत से देखा, फिर बिना आगे कुछ बोले सुनंदा के साथ जाने लगा। करण भी उसके पीछे पीछे था। सब उन्हें जाता देख रहे थे, किसी ने भी उन्हें टोका या रोका नहीं। उनके जाने के बाद कामरा ने दांत पीसते हुए अपने भाई से कहा, नंद परिवार में घुसकर उसने मुझ पर हाथ उठाया, और आप बस देखते रहे। आपने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? कामवी उस करने से नफरत करने लगा था। उसका एक गल अब भी सुझा हुआ था। मुखिया ने कहा, अगर मैं उससे लड़ता तब शायद नंद परिवार का आधा नारा हो जाता है। बेशक आखिर में हम जीत जाते, लेकिन को नुकसान उठाना पड़ता वो बहुत ज़्यादा होता। इसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठा सकते थे, इसीलिए उसे मैंने जाने दिया। क्या वो इतना ताकतवर था? कामरा हैरान हो गया। मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता वो कितना ताकतवर है, मगर एक नई खबर बहुत तेजी से फैल रही है। किसी ने लगभग 100 लोगों को जान से मार दिया, वो भी वाइन पीते पीते। जब ये हादसा हुआ उस वक्त राजवीर और उसके साथी भी उस जगह मौजूद थे। मेरे ख्याल से यह वही लड़का है। ये तो मैंने भी सुना है। कामरा ने सिर हिलाया, फिर आगे बोला, इसका मतलब हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? उसकी मौत लिख चुकी है, लेकिन पहले सिंह परिवार से हमारे रिश्ते जुड़ जाने दो, उसके बाद हम इस नए दुश्मन का भी काम तमाम कर देंगे, मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। फिर सख्ती से कनक से बोला, अपने कमरे में जाओ। कनक ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस जगह से चली गई। दूसरी तरफ करण और उसके साथ के लोग नंद परिवार से बाहर आ गए थे। राजवीर बेहद गुस्से में था। जो देख सुनंदा ने पूछा, तुम इनकी चिंता मत करो, मैं पापा से बोलकर इन्हें सबक सिखा दूंगी, और मैं एक अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, जो मेरी तरह राजकुमारी होगी। नहीं, अब मैं खुद अपने दम पर कुछ बनके दिखाऊंगा, और खुद नंद परिवार से अपना बदला लूंगा, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। बेदजबी उसकी हुई थी, अपमान उसका हुआ था, जवाब भी वह खुद ही देगा, किसी और से बदला लेने के लिए नहीं कहेगा। सुनंदा ने कहा, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे? तुम्हारा गांव तो बहुत छोटा है, एक तुम ही महाबली हो पूरे गांव में। अच्छा, तुम नालंदा विश्वविद्यालय जाओगे?
है भगवान, राजवीर ने अपना सिर पकड़ लिया। ऐसे मौके पर भी ये लड़की ऐसी बातें कैसे कर सकती है? नालंदा विश्वविद्यालय में उसे एंट्री नहीं मिलेगी और यह उसका स्टूडेंट बनवाना चाहती है। इसके पापा ने नाक भी रगड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय के सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नालंदा विश्वविद्यालय जाने की मेरी पास काबिलियत नहीं है, लेकिन किसी ताकतवर दल से जुड़कर मैं एक ऊंधी पोजीशन हासिल कर सकता हूँ। इसमें समय जाएगा, लेकिन ये हो सकता है। तुम फिर मेरे पापा से बात करना, वो तुम्हें अपने राज्य में नौकरी दे देंगे। सुनंदा ने सिर हिलाया। है, राजवीर को समझ नहीं आया, वो सुनंदा की बात पर हंस पड़े या रो पड़े। पर वो इतना भी जानता था, सुनंदा बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही। उसने गहरी सांस लेकर कहा, भाग 2 में कोई नया दल बन रहा है, उस जगह जाकर कोशिश करता हूँ। नया दल है, इसीलिए दाखिला मिलने के आसार ज़्यादा है। सरपंच ने कहा था, वही दल? हाँ वही, राजवीर ने सिर हिलाया। फिर आगे बोला, लेकिन पहले मैं तुम सबके साथ करण गांव जाऊंगा, उसके बाद उस नए दल में दाखिला पाने के लिए। राजवीर जानता था, उसकी वजह से करण को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, इसीलिए वह उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। साथ ही साथ वह आज बेहद खुश भी था। वह अपने साथ करण को उस जगह ले गया था, वरना आज उसकी बॉडी ही नंद परिवार से बाहर निकलती। बहरहाल जल्दी उन्हें एक बगी भी मिल गई, जो करण गांव तक जाने को तैयार थी। बस उसका किराया ज़्यादा था। पूछने पर मालूम चला कि करण गांव जाने के लिए बीच में एक नदी पड़ती है जिसका नाम ऊपरी नदी है, जिसे पार करने के लिए लो लेवल की जादुई नाव लगती है। इस सेवा को सफ़ेद भेड़िया कबीले के लोग चलेट हैं। वे मोटी कीमत भी वसूल करते हैं। करण पहले से ऊपरी नदी के बारे में जानता था। उसके अंदर शिकारी डॉल्फिन थी जो बेहद ही खतरनाक थी। साथ में उस नदी में कुछ तो गड़बड़ भी थी, पता नहीं कैसे, लेकिन उस नदी के अंदर का समय काफ़ी तेजी से गुजरता था। पिछली बार करण ने इस बात को महसूस किया था। बहरहाल बीस्ट बगी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। तब राजवीर ने बगी वाले से पूछा, भाई क्या तुम उस नए दल के बारे में जानते हो जो लोगों की भर्ती कर रहा है? आदमी ने कहा, आप सब उसी दल में भर्ती होने जा रहे हैं क्या? मैं उस दल के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन सुना है उस दल में एक भयानक ड्रैगन है जो उस दल की रक्षा करता है। एक ड्रैगन है? राजवीर की आंखों में चमक आ गई। ड्रैगन तो नंद परिवार के पास भी नहीं था। अगर इस दल में ऐसा कुछ था, यानी उस दल का दबदबा आगे जाकर बढ़ने ही वाला था। ऐसे दल के साथ शुरू से जुड़ना ही समझदारी भरा कदम था। उसने पूछा, उस दल की सटीक लोकेशन बता सकते हो? आदमी को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, भाई ठिठोली कर रहे हो, करण गांव में ही तो वह दल है। आज तो उस जगह जाने के लिए बहुत लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, और आप है कि टाइम पास कर रहे हैं। राजवीर यह सुन के थोड़ा हैरान नजर आने लगा। उसे आइडिया ही नहीं था जिस दल में जुड़ने के लिए वह जा रहा था, ये दल करण गांव में पड़ता है। ये तो सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा इत्तफाक हो गया। सुनंदा ने मुस्कराते हुए कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, करण गांव में मेरे पापा भी है। अब मैं तुम्हारी बात भी उनसे करूंगी। करण गांव का दल मेरे पापा के कहने पर तुम्हें भर्ती कर लेगा। राजवीर बस मजबूरी में मुस्कुराने लगा। गुस्सा भी नहीं कर सकता था, वह लड़की इतनी मासूम जो थी। लेकिन कान का मुंह अजीब सा हो गया। करण गांव में ड्रैगन और नया दल, ये सब क्या नया नाटक है? मुझे जल्दी करनी होगी। पता नहीं प्रियांशी और पारी किस हालत में होंगी। उन्हें उस जगह भेजा था सुरक्षा के लिए, पर लगता है अब वह जगह भी सुरक्षित नहीं रही। करण को लगा कि किसी दल में आके उसे जया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसे इस चीज़ की भनक तक नहीं थी। उसके पीठ पीछे प्रियांशी एक नया दस खड़ा करने जा रही है। बहरहाल कुछ देर बाद वह सब ऊपरी नदी के पास पहुंच गए। उस जगह पर उन्हें पहले ही उतरना पड़ा था ताकि बगी नाव में चढ़ सके। और जब सब नाव पर सवार हो गए, उस वक्त नाव आगे चल पड़ी। शाम हो चुकी थी। करण नाव के किनारे पर खड़ा होकर ऊपरी नदी को निहार रहा था। पिछली बार वह इस जगह मरते मरते बचा था, लेकिन आज उसके पास इतनी ताकत थी, वह उन हॉल्फिन को बस देखने भर से मार सकता था। वक्त कितनी तेजी से बदलता है, ये सोचकर करण की आह निकल गई। उसी दौरान उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। ये सब सफ़ेद भेड़िया कबीले के लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार की प्रतियोगिता सफ़ेद भेड़िया कबीला ही जीतेगा। हर बार हम 7वें-8वें नंबर पर आकर रुक जाते हैं, मगर इस बार हम कम से कम टॉप 6 में जरूर आएंगे।
आना ही पड़ेगा भाई, सुंदरबन जंगल इतना बड़ा है, कम से कम एक बार के लिए तो हमें भी मार्केट लगाने का मौका मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए, मगर तुम भी जानते हो, और पूरा सुंदरबन जंगल जानता है, काला भालू कबीला और सितारा दल के बीच कड़ी टक्कर होती है। फिर बाद में और भी दल कबीले हैं। खैर, बस एक मौका मिलने दो, फिर देखना इस बार हम भी मोटी कमाई करेंगे। दल में आने के कुछ नियम। सफ़ेद भेड़िया कबीले के लोग आपस में बातें कर रहे थे। करण वहीं खड़े ये सब सुन भी रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि यह उसके काम की बात नहीं है, उसने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, और जल्दी ही वह नदी के दूसरी पार पहुंच गए, जहां फिर से बगी पर सवार होकर वह करण गांव के लिए निकल पड़े। इस दौरान करण ने ध्यान दिया कि जिस रास्ते पर यह चल रहा है, उस रास्ते पर काफ़ी सारे और भी लोग हैं, जो काफ़ी ताकतवर नजर आ रहे हैं। शक्तियों से नहीं, दिमागी तौर पर। बस उन सब के कपड़े काफ़ी पुराने से हैं, मानो उनके पास रहने के लिए घर भी ना हो। राजवीर ने कहा, ये सब जरूर करण गांव में बन रहे दल के लिए जा रहे हैं। लगता है चुनौती बड़ी मिलने वाली है, जितना आसान मैंने सोचा था। इतना आसान नहीं होने वाला भर्ती होना। बगी चला रहे आदमी ने भी कहा, बिल्कुल, लंबे समय के बाद कोई नया दल बन रहा है, और बनने से पहले ही उसने अपनी ताकत भी साबित की है। बस मैं तो उस दल के लीडर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपको उस लीडर के बारे में मालूम है? राजवीर ने पूछा। इस पर आदमी ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, अभी तक लीडर की पहचान सामने नहीं आई है। शायद लीडर छिपकर सब पर नजर रख रहे हो, देख रहे हो कि कौन उनके दल के लिए अच्छा है और कौन बुरा। बड़े लोग इसी तरह से तो काबिल योद्धा चुनते हैं। राजवीर ने इस बात पर हामी भरी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे अपना बर्ताव सही रखना होगा, इस दल में भर्ती मेरे लिए बहुत जरूरी है। राजवीर को टेंशन में करण को ज्यादा टेंशन हो रही थी। आखिर यह कौन सा दल है, और करण गांव के लोगों ने उस दल को बनने कैसे दिया? मेरी मूर्ति बनाकर राजा बना रखा था। मेरे मरने की खबर सुनते ही इनके रंग बदल गए। करण के अलग विचार थे, साथ ही साथ वह अपनी दोस्तों के लिए परेशान भी हो रहा था। बस इसी तरह में ये सब काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए। गाड़ी को आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जिन्हें देख आदमी ने कहा, लोगों का गुम्बार उफान पड़ा है। माफ़ करना दोस्त, इस जगह से आप सबको चलकर ही जाना होगा। लगे। राजवीर ने इस बात पर सिर हिला दिया। उसने आदमी को उसका किराया दिया। सबके साथ नीचे उतरकर भीड़ में से जगह बनाकर यह सब आगे जाने। अरे भाई, तुझे ज़्यादा जल्दी है क्या? अब क्या हमारे ऊपर से बढ़कर जाएगा? जा तो ऐसे रहा है जैसे दल का लीडर यही हो। कर्म फूटे इस बदमाश के। लोग चारों तरफ से उन लोगों को कुछ न कुछ सुनाने लगे, जिन्हें नज़रअंदाज करके वह आगे बढ़ ही रहे थे कि एक शक्तियों का दबाव सबको महसूस हुआ। सबने पीछे मुड़कर देखा। उस जगह से एक लड़की, जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, वो आती हुई नजर आई। लड़की बेहद सुंदर थी, उसके कपड़ों पर जगह जगह हंस के पंख जड़े हुए थे, जो उसे किसी अप्सरा सा दिखा रहे थे। उस लड़की को देख सब लोग उस जगह देने लगे। ये तो मेनका है, यकीन नहीं होता इतने बड़े दल से निकलने के बाद ये लड़की इस जगह नजर आएगी। बड़ा दल, कहीं तुम सोनार दल की बात तो नहीं कर रहे? सुना था उसी दल में एक हसीन लड़की थी, जो उस दल की उपसेनापति के पद पर थी, लेकिन उसे दल से किसी कारण के बाहर कर दिया गया। हाँ भाई, सही सुना। अगर ये लड़की इस जगह आई है, फिर तो इसका पद इस जगह काफ़ी बड़ा होगा। अगर अब तक पहला श्रेष्ठ न चुना गया हो तो ये परफेक्ट चुनाव होगा। लोग आपस में मेनका की बात कर रहे थे, लेकिन मेनका बस शांति से आके एक जगह खड़ी हो गई। उसकी आभा इतनी ज़्यादा जटिल थी, जो सबको खुद से दूर रखने में सक्षम थी। बलून उसी लड़की को देख रहा था। जल्दी ही उसके एक खास चीज़ को उस लड़की के अंदर नोटिस किया। उस लड़की की आभा इस्मत और बीस्ट दोनों की मिली जुली है, यानी इसके माँ बाप में से एक बीस्ट था और दूसरा इंसान। करण ने अनुमान लगाया, मगर उसी दौरान उस जगह की धरती घम धम करके कांपने लगी, और तब सबकी नज़र एक और दिशा पर पड़ी। उस जगह से एक विशालकाय कछुआ चला आ रहा था, जिस पर एक लड़का सवार था। लड़के का चेहरा काफ़ी सख्त थी, और कपड़े बेहद मामूली, फिर भी उसकी आभा काफ़ी ताकतवर थी। भाई साहब, इसकी ही कमी थी, कहा तो खुद लॉर्ड टर्टल आ गया। ये लॉर्ड टर्टल कौन है? तुम इसके बारे में नहीं जानते। आधा भाग 2 इसके बारे में जानता है, और भाग 1 में तो ये काफ़ी मशहूर है।
इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। इसे शिकारी कबीले के लोग मारना चाहते हैं, क्योंकि इसने इस विशालकाय कछुए को उनके चुंगल से छुड़वाया था। तब से यह कछुआ इस लड़के का साथी बीस्ट बन गया। सब ये सुन के उस लड़के को देखने लगे। करण ने भी उसे देखा, फिर मन में बोला, शिकारी कबीले से भिड़ने वाला एक मामूली लड़का। ताकत भी ठीक है, पर हिम्मत ज़्यादा ठीक है। करण उसके बारे में कुछ और सोचता, इससे पहले ही उसकी नज़र अचानक से भीड़ में खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। उसने अपनी आभा इतनी मजबूत तरीके से दबा रखी थी, कोई उसके होने का एहसास तक नहीं कर पा रहा था। करण ने मन में कहा, इसके पास अपनी आभा पर अटूट कंट्रोल है। एक साइलेंट मौत की तरह काम कर सकता है। ताकत बेशक कम है, पर लड़का खतरनाक तो है। करण उन लोगों का हिसाब लगा रहा था कि उसके बगल से भी तेज आभा निकलने लगी। सबने मुड़कर देखा, वह राजवीर था, जो अपनी खौफ सम्राट स्तर की शक्तियों को प्रदर्शित कर रहा था। करण उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। राजवीर ने सिर खुजलाते हुए कहा, दल में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा तो फ्लेक्स करना पड़ेगा। करण की समझ नहीं आया, आखिर वह इस बात पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे। मगर वह कुछ कहता, तभी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने इस बार ऊपर की ओर देखा, जहां से एक बड़ा सा पक्षी नीचे उतर रहा था। पक्षी एक सफ़ेद ड्रैगन जैसा था। उस पर सवार 20 साल की लड़की थी, जिसकी ताकत सम्राट स्तर पर थी। उसके हाथ में गुलाबी रंग का एक भाला था, जिसे घुमाते हुए वह जमीन पे उतरी। उसके पीछे पीछे उसके ड्रैगन चल रहा था, जो उसके व्यक्तित्व को बेहद ही आकर्षित बना रहा था। मगर उसका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। वह आसपास के लोगों को ऐसे देख रही थी, मानो वह सब नाली के कीड़े हो। ड्रैगन लेडी, इसकी ही कमी थी। ये दल बनने से पहले ही इतना ताकतवर लग रहा है, बनने के बाद क्या होगा ये सोचकर ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है। राजवीर ने सिर झटक दिया। उसने सोचा था, नथा दल है, थोड़ी मेहनत करके एक अच्छा पद हासिल कर लेगा, लेकिन यहाँ के तो हालत ही सबसे खराब है। इतने ताकतवर लोगों के होते हुए उसकी भर्ती हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। सिर्फ वही नहीं, बाकियों के भी सिर लटकते जा रहे थे। जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे, वैसे वैसे कमज़ोर लोगों का दिल डूबता जा रहा था। हद तो तब हो गई, जब इंसानों की जगह बीस्ट भी उस जगह आके खड़े हो गए, जिन्हें देख राजवीर का रोना ही निकल आया। नंद परिवार को धमकी तो देकर आ गया, लेकिन उस धमकी को पूरा करने के लिए मेरे घोड़े लगने वाले हैं। ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है? राजवीर अपना रोना राग रहा था, लेकिन तभी किसी ने तेज आवाज में कहा, सब लोग शांत हो जाए, मिस मीरा इस जगह आ रही है। आपको नियम और भर्ती किस तरह से होगी उसकी प्रक्रिया बताने। सब शांत हो गए, वह कब से इसी वक्त का तो इंतजार कर रहे थे। वहीं सामने से एक उड़ने वाला बीस्ट आया, जिसके ऊपर मीरा सवार थी। करण को ये नाम बड़ा जाना पहचाना सा लगा था, मगर जब उसने डिवाइन फायर की मदद से उस लड़की का चेहरा देखा, उसका मुंह अजीब सा हो गया। यह इस जगह क्या कर रही है? करने पहली बार मीरा से मीरा के ढाबे में मिला था। वह मुलाकात ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी करण को उसका चेहरा अच्छे से याद था, और उसे ये भी मालूम था मीरा ज़्यादा बड़ा कदम उठाने से डरती है। करण हैरान था, और बाकी सबकी नज़र मीरा पर थी। मीरा ने तेज आवाज में कहा, मैं मीरा, आप सबका करण गांव में स्वागत करती हूँ। ज़्यादा और समय न बर्बाद करते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आती है। इस जगह जो जी इस दल का हिस्सा बनने आया है, उसे सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी शख्स लवलीकरण के खिलाफ एक शब्द नहीं कह सकता। अगर ऐसा किसी ने किया, उसे तुरंत दल से बेदखल ले दिया जाएगा। है, कारण को आप सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस जगह दल बनाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इस जगह बात की शुरुआत ही उसके नाम से हो रही। बाकी सबने जब पहला नियम सुना, तब सब इसके लिए राजी हो गए। हालांकि वह ये नहीं जानते आखिर यह किस तरह का नियम है और इससे दल का क्या रिश्ता है, लेकिन इस जगह ज़्यादातर लोग करण को पसंद ही करते थे। मगर ड्रैगन लेडी को यह नियम पसंद नहीं आया, और उसने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या इस नियम से दल में दाल चावल लवलीकरण भेजने वाला है, या यह नियम मानने से हम अमर होने वाले हैं? सब ये सुन के थोड़ा सा परेशान नजर आने लगे। मीरा ने नज़र उठाकर उसे देखा, फिर सख्त निगाहों के साथ बोली, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके लिए दल में कोई जगह नहीं है। ये बात सब लोग गांठ बांध लो, लवलीकरण ने हमारे गांव को नाम दिया, बुराई के खिलाफ लड़ाई की, पैसों से एक बेनाम गांव को एक छोटा शहर बनाया।
जो लवली करण का अपमान करेगा वह करण गांव में कतई नहीं रह सकता। पहले की बात होती तो मीरा थोड़ा संभल कर बात करती, लेकिन प्रियांशी के साथ वाले ड्रैगन को देख उसके अंदर जबरदस्त साहस आया था। ड्रैगन लेडी ने इस पर आगे कुछ नहीं कहा। मीरा आगे बोली, हमने दल में भर्ती होने वालों के लिए 3 श्रेणी बनाई है। पहली श्रेणी में दल के सबसे बड़े पदों के लिए दल की पहली और दूसरी श्रेष्ठ की इजाज़त हासिल करनी होगी। इसमें पद शामिल है तीसरे श्रेष्ठ से 9वें श्रेष्ठ का, सेनापति, उपसेनापति और सिटी लॉर्ड का। सबने इस पर सिर हिलाया। मीरा आगे बोली, अगर आपके पास कोई खास स्किल है जैसे वैद्य मास्टर, पिल मास्टर, तिलिस्मी कारीगर, पेंटर, हलवाई, भर्ती होने के चांस ज़्यादा है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है तब आपका बर्ताव देखा जाएगा, जिसके बाद आपको पद दिया जाएगा। खैर, मीरा ने एक चुप्पी के बाद आगे कहा, दूसरी श्रेणी में वह लोग भर्ती ले सकते हैं जो दल के सैनिक बनना चाहते हैं, व्यापार के लिए बाहरी संबंधन अच्छे करना जानते हैं, सुरक्षा पर काम करना चाहते हैं। इसके लिए आपको कुछ टेस्ट पास करने होंगे, पास होने वाले की भर्ती हो जाएगी। आखिर श्रेणी में वह लोग आते हैं जिन्हें के पास कोई खास स्किल नहीं है, वह बड़े पदों पर सवार लोगों के लिए काम करेंगे। बस इनमें लोगों की संख्या का एक सवार रोल है। शुरुआत में हम बस ऐसे लोग 100 ही ले रहे हैं। दल पूरा बनने के बाद हम स्टूडेंट का दाखिला लेना शुरू करेंगे। जो लोग आज भी नहीं हो पाएंगे ये बैड में कोशिश कर सकते हैं। मीरा ने सबको एक नज़र देखा, सब उसकी बात को समझ पा रहे थे। लेकिन तभी लॉर्ड टर्टल ने पूछा, और दल की तरफ से क्या सेवाएं मिलेंगी? मेरा मतलब, मेरे पास और इस जगह बहुत से लोग हैं जिनके पास रहने के लिए न जगह है न खाने के लिए 2 समय का खाना। लॉर्ड टर्टल का सवाल था, मगर जवाब सब जानना चाहते थे। ज़्यादातर लोग बेसिक चीज़ों के लिए ही इस जगह आए थे। सिर पर छत और हाथ में रोटी मिल जाए यही उनके लिए काफ़ी था। मीरा ने कहा, इस दल में वही सेवा सबको मिलेगी जो बाकी दलों में मिलती है। खाने और रहने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब तक दल पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसका मतलब ये भी है, दल की इमारत अभी तक बनी नहीं है। उसे बनाने में दल के हर सदस्य को मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। लॉर्ड टर्टल ने कहा। इतना तो वह और बाकी सब भी समझते थे, मगर तभी मेनका ने पूछा, हर दल के बनने का एक मकसद होता है। इस दल का मकसद क्या है? यह आगे जाकर किस तरह से काम करने वाला है? इस दल का सिर्फ एक मकसद है, तरक्की। मीरा ने कहा। इस पर ड्रैगन लेडी ने कहा, तरक्की के रास्ते में कई सारी अड़चनें आती है, उनका क्या? ड्रैगन लेडी का इशारा शिकारी कबीले और बाकी गुटों की तरफ था। मीरा बोली, उन सब के जवाब पहली और दूसरी श्रेष्ठ से जान लेना, वह मेरे से अच्छा जवाब देंगी। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल। इस बार बोलने वाला राजवीर था। मीरा ने उसे आगे कहने का इशारा किया। राजवीर बोला, इस दल का लीडर कौन है और उनका नाम क्या है? सबके कान खड़े हो गए। वह कब से इस दल के लीडर का नाम जानना चाहते थे, मगर उन्हें अब तक दल का ही नाम नहीं मालूम चला था। मीरा ने एक चुप्पी के बाद कहा, दल के लीडर का पता दल के बनने के बाद मालूम चलेगा। जब तक के लिए आप अपने हिसाब वाली श्रेणी के पत्थर सामने टेबल से उठा लीजिए। हमारे लोग आपको आपके टेस्ट तक ले जाएंगे। मीरा का बीस्ट मुड़ा और वह उसके साथ चली गई। हमें भी पत्थर लेने चाहिए, राजवीर ने कहा। इस पर सुनंदा ने पूछा, तुम कौन से श्रेणी का पत्थर लोगे? बड़े पद वाले का, मुझे बड़ा जो बनना है। दल का तीसरा श्रेष्ठ बनने का मेरा मकसद है, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उसे अपने पीछे में से हंसी वाली आवाज़ सुनाई दी, तुम मेरे होते हुए तीसरा श्रेष्ठ बनने की सोच रहे हैं? मेरे आते ही ऐसा छोड़ देना चाहिए था। राजवीर और बाकियों ने जब मुड़कर देखा, जब राजवीर के माथे पर शिकन आ गई, उसके सामने ड्रैगन लेडी खड़ी थी, जो उसे ऐसे देख रही थी मानो किसी सुअर को बंदे कीचड़ में लौटपाट होते देख रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प होगी। क्या होगा आगे ये जानने के लिए हमारे नेक्स्ट स्टोरी ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।